बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज़ वाला टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। एज अ होम्योपैथ हम जब अपना सेकंड फॉलोअप लेते हैं या पेशेंट जब सेकंड टाइम हमारे पास आता है तो उसके अंदर जो कॉम्प्लीमेंट रेमेडीज़ हैं वो हमारी बहुत हेल्प कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हर केस में हमें कॉम्प्लीमेंट रेमेडीज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन बहरहाल हमें एक माइंड बनाना पड़ता है कि हमें ये यूज़ करनी पड़ सकती हैं। तो फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन का टाइम, फर्स्ट केस टेकिंग का टाइम, जब हम अपनी दवाई सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद हमारे ज़हन में कहीं न कहीं ये डिसाइडेड होता है कि जब ये सेकंड टाइम आएगा तो मुझे इसको ये यहाँ से भी चेक करना है। कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी का वर्ड भी हम एज़ यूजुअल स्टूडेंट लाइफ में पढ़ लेते हैं, हमें समझाया जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़रूरी होता है और इसकी वजह से हम चीज़ों को मज़ीद अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आज मैं आपसे वही शेयर करने वाली हूँ। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही बेसिकली होता है कि आपकी कोई ऐसी दवाई जो एक दवाई की दूसरी दवाई के साथ रिलेट कर रही हो, उसके साथ एक सीक्वेंस बना रही हो, एक फ़ेज़ बना रही हो जिसके बाद उसके साथ काम कर रही हो। ये मेडिसिन्स ऐसी मेडिसिन्स होती हैं कि जब फर्स्ट मेडिसिन अपना एक्शन रोक देती है किसी वजह से, तो कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी उसको क्योर तक ले जा सकती हैं। या यूँ कह लें कि बहुत से सिम्पटम्स जब एक रेमेडी से क्लियर हो जाते हैं लेकिन स्टिल कोई सिम्पटम रह जाते हैं या कोई सेकंड लेयर जो मियाज़मेटिक डीप लेयर होती है, वो डेवलप हो जाती है या वो सीन हो जाती है, तो उसको हम सेकंड अपना जो फ़ॉलो-अप होता है उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी देके उसको ठीक कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज़ बेसिकली अगर बात की जाए तो वो सपोर्ट करती हैं, प्रोलॉन्ग करती हैं आपके क्यूरेटिव एक्शन को और उसको लॉन्ग टर्म में लेके चली जाती हैं क्योर को, ताकि आपको पूरी क्योर मिल सके। अब इसका पर्पस क्या है इसका यूज़ करने का? डेफिनेटली एक तो ये कि वो लॉन्ग टर्म उसको क्योर मिले केस को, और दूसरा ये कि आपको मिनिमाइज रेमेडी रिपीटेशन करवानी पड़े, आप बहुत ज़्यादा दवाइयाँ उसको ना खिलाएं, तो कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी आपको बहुत सारी दवाइयों से भी बचा सकती है। डॉक्टर हानीमन जो थे, ओबियसली हमारे मास्टर ऑफ होम्योपैथी हैं, तो इनके बगैर हम ये बात नहीं कंप्लीट कर सकते। डॉक्टर हानीमन ने कुछ चीज़ें नोट की। उन्होंने देखा कि एक दवाई जब अपना काम रोक देती है तो वहाँ पे कुछ दूसरी मेडिसिन या कोई दूसरी दवाई अपने काम को उस काम को कंटिन्यू कर सकती है, उसको कम्पीट करती है, उसको हार्मोनाइज करती है। तो इस वजह से डॉक्टर हानीमन ने कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज़ की जो प्रूविंग थी या उनकी फर्दर डिटेल थी उसको डिस्कस किया। गो कि कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी की टर्मिनोलॉजी मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है और ये डॉक्टर हानीमन ने इस्तेमाल नहीं की। उन्होंने फॉलो वेल का वर्ड इस्तेमाल किया एंड एज वेल उन्होंने एफोरिज्म नंबर 171 और 248 के अंदर भी इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया कि जब एक दवाई अपना काम रोकती है और स्टिल सिम्टम्स मौजूद होते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको वहाँ उसकी कॉम्प्लीमेंट रेमेडी देनी है, बट विद द सम केयर्स। हनीमन के अकॉर्डिंग एक रेमेडी जब अपना काम कंप्लीट कर लेती है लेकिन सिम्टम्स स्टिल मौजूद होते हैं और उसमें वो सिम्टम्स फर्स्ट रेमेडी के सिमिलर भी नहीं हो रहे होते, तो वहाँ पे हमें एक आइडेंटिकल रेमेडी की ज़रूरत होती है जो कि उसको कंप्लीट करवाती है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जो सेकंड रेमेडी होती है वो आपकी ऐसी रेमेडी होनी चाहिए जो फर्स्ट रेमेडी के सिमिलैरिटीज़ के साथ चलती हो, यानी कि वो उसमें सिमिलैरिटीज़ मौजूद हों किसी न किसी लेवल पे। तो इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री रेंट, और ये भी मैं आपको बता दूं कि कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज़ जो इस वक्त हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल है या जो हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल हैं कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी के तौर पे, ये रैंडमली सिलेक्टेड नहीं की गई, बल्कि इनका एक बहुत लॉन्ग टर्म प्रूविंग्स हैं, क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और जाहिर है उनकी ऑब्जर्वेशंस भी हैं। कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी पे डॉक्टर हनीमन ने तो काम किया, उसके बाद डॉक्टर कैंट ने भी किया, बोनी हाशन ने भी किया। अब हमारे पास जो फाटक की रिपोर्टरी और मिटिया मेडिका है उसमें भी आपको ये बहुत आराम से मिल सकती हैं। बोरिक ने बहुत डिटेल में इस बारे में बात किया, उसने अपनी तकरीबन हर रेमेडी के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी को डिस्कस किया। अगर मैं बोनी हाशिम की बात करूं तो बोनी हाशिम के अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री का जो वर्ड है ये उन्होंने अपनी थेराप्यूटिकल पॉकेट बुक के अंदर इसका जिक्र किया है और उन्होंने इसको एज अ रेमेडी लिया है फॉर द केस मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। स्पेशली उन्होंने क्रॉनिक केसेस पे काम किया है इसको लेकर, और इसके अंदर उन्होंने जो बहुत ज़्यादा जिस चीज़ पे एम्फेसाइज किया है वो है मियाज़मेटिक बैकग्राउंड और मोडालिटीज़, यानी उन दो चीज़ों को देखकर तो वो कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी का फॉलोअप या उसकी सेकंड सिलेक्शन करते थे। कैंट की
अगर पर्सपेक्टिव की बात करूं तो केंट ने कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी को रेमेडी साइकिल का नाम भी दिया है, और वो कहते हैं कि एक रेमेडी जो है वो दूसरी रेमेडी के लिए एक रास्ता प्रिपेयर करती है, एक रास्ता ब्लॉक बनाती है और काम दूसरी रेमेडी अपना कंप्लीट करती है। जिस तरह से सल्फर के बाद हम कल्केरिया कार्ब देते हैं, कल्केरिया कार्ब के बाद हम लाइकोपोडियम को कॉम्प्लीमेंट समझते हैं और लाइकोपोडियम का इस्तेमाल करवाते हैं, क्योंकि किसी हद तक ये आप अगर आप इसका पैटर्न देखें तो सल्फर इज़ द सोरिक रेमेडी, कल्केरिया कार्ब इज़ द सोरिक साइकोटिक रेमेडी, लाइकोपोडियम इज़ द साइकोटिक रेमेडी। तो ये हमें कंफर्म है कि जब पेशेंट आपके पास फर्स्ट विजिट के बाद सेकंड विजिट में आता है तो उसमें वो एक नई लेयर आपको शो करता है अपने अंदर की मियाज़मेटिक बैकग्राउंड की, जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि ये वो डीपर लेयर है जो वो ओपन हो गई है। फर्स्ट टाइम तो जो सिम्टम्स उसने दिए वो 80 to 90% कवर हो जाते हैं, लेकिन कुछ नए सिम्टम्स डिवेलप हो जाते हैं और पेशेंट बताता है कि ये मुझे प्रॉब्लम बहुत पहले थी, अब नहीं थी, इस वजह से ऐसे हो रहा है, अब ये रिपीट कर रही है। तो बेसिकली रिलैप्स नहीं हो रहा होता, वो सिम्टम या वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं जो फर्स्ट विजिट के सिम्टम्स थे उसके पीछे छुपी हुई थी और वो सामने नहीं आ रही थी, लेकिन जब आपने एक लेयर पूरी उसकी उतार दी तो डेफिनेटली जो सेकंड लेयर के नॉर्मेलिटीज़ और सेकंड लेयर के जो फीचर्स हैं वो हमें नज़र आना शुरू हो गए। तो इससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि वी आर गोइंग टू हीलिंग, लेकिन अब हमें यहाँ पे एक अच्छी कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी को फॉलो अप देना पड़ेगा। और फॉलो अप कब देना है, कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी कब देनी है, इसके टाइमिंग्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि जब एक रेमेडी अपना फंक्शन ब्लॉक कर देती है या वो काम करना सीज कर लेती है, वो ब्लॉक हो जाती है, तभी हमें ये देखना है कि हमने उसकी कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी देनी है। जब तक एक रेमेडी अपना काम कर रही है उसे करते रहने देना चाहिए, क्योंकि अगर वो काम कर रही है, सिम्टम्स स्टिल ठीक हो रहे हैं, चाहे वो 3 विजिट्स हो चुकी हैं पेशेंट के, चाहे वो 4 हो गए हैं, लेकिन आपके सिम्टम्स डे बाय डे बेहतर हो रहे हैं, तो इट्स मीन कि अभी वो फर्स्ट लेयर, अगर वो लेयर डिजीज़ है या वो लेयर मॉर्बिडिटी है तो वो फर्स्ट लेयर ही क्लियर नहीं हुई, उसके बाद सेकंड की बारी आएगी। ये केसेस अमूमन क्रॉनिक ही होते हैं ज़ाहिर है, और पेशेंट साल साल की हिस्ट्री और साल साल के सिम्टम्स आपको दे रहा होता है। एनीवेज, ये तो थी मेरी एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन जो मैंने भी नोटिस की कि ऐसा होता है क्लिनिक्स पे, और हमारे साथ केसेस में कई दफ़ा ऐसा होता है। इसके अलावा उन्होंने बात की कि जो आपने रेमेडीज़ देनी हैं उसको बहुत उन्होंने वार्न बाकायदा किया कि आपने ऑल्टरनेट रेमेडीज़ ही देनी है, उसको जो कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं वही देनी है, कोई एंटीडोट रेमेडी नहीं देनी, कोई दुश्मन रेमेडी नहीं देनी, अपोजिट रेमेडी नहीं देनी, ताकि वो जो फर्स्ट रेमेडी का जो एक्शन हमें मिल चुका है, रिजल्ट मिल चुका है, कहीं वो भी ख़त्म ना हो जाए। सेकेंडली बात की जाए तो दिस इज़ अबाउट द डॉक्टर बोरिक। डॉक्टर बोरिक की अप्रोच हमारे लिए फ़र्स्ट अप्रोच कहलाती है, क्योंकि हम फर्स्ट इसलिए क्योंकि हम लोग फर्स्ट मटीरिया मेडिका डॉक्टर बोरिक पढ़ते हैं और उसी में हम कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड को सुनते या पढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन डॉक्टर बोरिक के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप के फैक्टर सेक्शन में आती हैं, और तकरीबन हर ड्रग की कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी जो है वो डॉक्टर बोरिक ने एक्सप्लेन की हुई है। और इसकी ये भी बता दूं कि जो उन्होंने ये जो कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज हमसे शेयर की हुई हैं या अपनी बुक में दी हुई हैं, ये उनका डिकेड्स ऑफ क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। ये 2-4 दिन की या 2-4 केसेस की बात नहीं है, ये जितना उन्होंने काम किया है, आई थिंक प्रैक्टिकल मटीरिया मेडिका इनसे बेहतर कोई नहीं है, तो उस पर जितना काम किया उसमें डॉक्टर बोरी की एक बहुत ग्रेट एफर्ट है। ओके, नाउ कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज़ जो होती हैं उनके ख़्याल में ये पार्टनर्स होती हैं, ये एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं, एक दूसरे के साथ चलती हैं। अब साथ का मतलब ये नहीं कि ये आपने एक दफ़ा में दोनों दे देनी है। मसल अगर आप बात करें फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस का कॉम्प्लीमेंट जो है वो आर्सेनिक एल्बम है, तो अब आप दोनों नहीं दे सकते। अगर आपके पास फर्स्ट फॉलोअप में वो फॉस्फोरस है तो आपने आर्सेनिक को जहन में रखना है या उसके केस में लिखना है कि वो सेकंड में दी जा सकती है या वो मार्जिन है कि हम इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो डॉक्टर बोरिक के अकॉर्डिंग आप इसको इकट्ठा तो नहीं दे सकते, लेकिन आपने अपने जहन में रखना है, आपने अपने फॉलोअप में रखना है कि ये मेडिसिन बाद में दी जा सकती है। अगर मैं फिलोसफिकल पॉइंट के जो कोर्स हैं उनकी बात करूं तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि ये एक सीक्वेंस में काम करती है, इकट्ठा काम नहीं करती, क्योंकि हम इकट्ठा दे भी नहीं रहे, हम इनको सीक्वेंस में दे रहे हैं। एक देते हैं, उसका काम ले लेते हैं, उसके बाद हम दूसरी देते हैं और इसी तरह हम उनसे काम लेते हैं। दूसरा सफेयर ऑफ एक्शन इसका बहुत रिलेट करता है, क्योंकि इसके अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो हमें एक लेयर के बाद दूसरी लेयर को कंप्लीट करने के लिए भी कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी का इस्तेमाल करवाना पड़ता है।
इसके अलावा तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी ध्यान से दें, क्योंकि ये अगर आप गलत दवाई चली गई तो आपकी रेमेडी को एंटीडोट कर सकती है। और एंटीडोट रेमेडी जो है, ये ज़ाहिर है जो केस आपका जितना ठीक हुआ है, जितने परसेंट भी सिम्टम्स रिलीफ हो चुके हैं, वो उसको ख़त्म कर देगी। पेशेंट वहाँ से जाके दोबारा फर्स्ट ऑफ डे पे खड़ा हो जाएगा, आपके लिए भी प्रॉब्लम होगी, पेशेंट के लिए भी प्रॉब्लम होगी। टाइमिंग मैंने जैसे बताया बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि टाइमिंग्स ऐसे होते हैं कि जब एक रेमेडी अपना काम कर लेती है और अपना एक्शन रोक देती है, तभी हमने सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी देनी है ताकि वो अपना काम स्टार्ट कर सके। अगर एक दवाई अपना काम कर रही है फर्स्ट वाली, तो सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी ओबियसली हम स्टार्ट नहीं करवाएंगे। तो अब बात करते हैं इसके कुछ फिजियोलॉजिकल लॉजिक्स के बारे में। ये तो हमने फिलोसफिकल पॉइंट्स पे बात की। देखिए, फर्स्ट ये कि जो एक रेमेडी हम जब देते हैं ना, तो हमारे वाइटल फोर्स को ट्रिगर करती है, लेकिन उसको सस्टेन करने के लिए हमें कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी चाहिए। ठीक है। नंबर 2 ये कि ये लेयर्स को रिमूव करती है। आपकी एक रेमेडी ने एक लेयर को को रिमूव किया, आपके पास पेशेंट आया और उसने बताया कि मेरे ये सिम्टम्स जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताए थे ये बेहतर हैं, इट्स मीन कि आप अभी तक कामयाब हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक कॉम्प्लीमेंट रेमेडी देनी है अगर तो फर्स्ट रेमेडी ने काम करना रोक दिया। अब सेकंड कॉम्प्लीमेंट रेमेडी देने के बाद या सेकंड विजिट के बाद जब पेशेंट तीसरी बार आएगा, तो हो सकता है कि वो आपको ये बताए कि मेरे पास कुछ ऐसे मेरे अंदर सिम्टम्स डेवलप हो गए हैं जो बहुत पहले मुझे हुआ करते थे और कुछ नए डेवलप हो गए। अच्छा, अब ये दोनों चीज़ें बेसिकली क्यों होती हैं? क्योंकि जब फर्स्ट लेयर क्लियर हुई तो सेकंड लेयर का एक नया वर्जन है, एक नई शेप है, नया फेस है, तो वो फेस अब आपके सामने आ गया। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी अपना काम कर रही है। ये फेस मियास्मेटिक चेंज भी हो सकता है, यानी पहले आपके पास पेशेंट आया वो सोरिक स्टेटस में था, दूसरी बार जब वो आया तो माइट बी पॉसिबल कि उसकी जो साइकोटिक पर्सपेक्टिव्स थे या वो जो हिडन साइकोटिक प्रॉपर्टीज थी वो क्लियर हो गई हैं अब सामने। तो लगेगा ये कि पेशेंट एग्रावेट कर रहा है, नहीं, पेशेंट एग्रावेट नहीं कर रहा, पेशेंट मेंटली तौर पे सेटिस्फाइड होगा। यहाँ पे उसके मेंटल को बहुत इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि वो मेंटली तौर पे रिलैक्स है तभी तो आपके पास आ गया, बट उसके कुछ सिम्टम्स अब क्लियर नहीं है, तो उनको हम अपने कॉम्प्लीमेंट्री के साथ क्लियर करेंगे। अगर मैं बात करूँ ऑर्गन अफिनिटी के बारे में, तो तकरीबन हर ऑर्गन हर सिस्टम पे ये मेडिसिन काम कर रही है। मियाज़मेटिक कवरेज मैंने आपको जैसा बताया कि फर्स्टली एक मियाज़्म कवर होता है, उसको टारगेट करता है, उसके बाद दूसरे अंडरलेइंग मियाज़्म को वो सामने ले आता है और फिर हमें कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी देनी पड़ती है ताकि वो क्लियर हो सके। नाउ अबाउट द क्लिनिकल एप्लीकेशन, कब देनी है, कैसे देनी है, क्या चीज़ें मैक्सिमम ख्याल रखनी चाहिए। कुछ मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ ऑब्वियसली मेरी स्टडीज़ हैं, उन्हीं पे बात करने लगी हूँ मैं। कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज आपने कब देनी है कि जब वो अपना फर्स्ट रेमेडी अपना एक्शन कंप्लीट कर लेती है, बहुत ध्यान से सिम्टम्स को कलेक्ट करें फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम पे फिर आपने जब देना है तो आप श्योर हो कि आपकी कॉम्प्लीमेंट रेमेडी ही देने की बारी है, फर्स्ट रेमेडी अपना काम कर दी है। क्रॉनिक केसेस के अंदर क्योंकि सिम्टम्स लेयर्ड होते हैं, फर्स्ट लेयर हट चुकी है, दूसरी लेयर आ चुकी है, सामने नज़र आ गई है, तो जब आपको दूसरी लेयर नज़र आ जाए तो आप कॉम्प्लीमेंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। एक्यूट इलनेस रिजॉल्व हो गई है, यानी वो जो पेशेंट एक शदीद पेन के साथ आया था, शदीद सिम्टम्स के साथ आया था, मर गया कर रहा था, वो ठीक हो गया। अब वो ये नहीं कह रहा, वो अब इस किस्म की कोई स्टेटमेंट्स नहीं दे रहा, वो कह रहा है डॉक्टर साहब मुझे ये चीज़ें आराम है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे यहाँ से अभी भी कोई है मसला, अब मुझे ये हो रहा है, बहुत पहले मुझे ये सिम्टम था, अब वो रिलैप्स कर रहा है। जब पेशेंट इस किस्म के स्टेटमेंट देना शुरू करें तो समझ जाएं कि हम अब कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी की तरफ जा सकते हैं। अच्छा जी, अब लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी से पहले, क्योंकि हमने फर्स्ट रेमेडी जो दी थी उसने सिम्टम्स पे काफ़ी हद तक कवर कर लिया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स अभी भी वहाँ मौजूद हैं। नाउ रूल ऑफ प्रैक्टिस क्या है, हम किस चीज़ का ख्याल करें कि हमारी ये जो पूरा फंक्शन, पूरी जो हमने बात की है, इस पर काम हो सके। देखिए, आपने कभी भी इनको इकट्ठा नहीं देना, दो रेमेडीज जो कॉम्प्लीमेंट करती हैं एक दूसरे को, फॉस्फोरस के साथ आर्सेनिक एक साथ नहीं देनी। फॉस्फोरस दें, पेशेंट को घर भेजें, सिम्टम्स अगली बार नोटिस करें, क्या चीज़ें बेहतर हुई हैं, कितनी बेहतर हुई हैं, देन गिव द आर्सेनिक एल्बम इफ दे नीड। दूसरी ऑब्जर्व रेमेडीज एक्शन ओबियसली देखें ताकि हम आगे जो रेमेडी है वो प्रेस्क्राइब कर सकें। इंश्योर करें कि जो आप दवाई दे रहे हैं वो उसकी एंटीडोट रेमेडी नहीं है, दुश्मन रेमेडी नहीं है, ताकि काम ठीक तरह से जो हो चुका है वो कंटिन्यूटी में चलता रहे और हम क्योर की तरफ चले जाएं।
बाकी रह गई बात कि कौन सी रेमेडीज ऐसी हैं, जो कौन सी बुक्स ऐसी हैं जहाँ पे मैं इस पर्पस के लिए क्लिनिक में यूज़ करती हूँ। तो बोरिक इट्स द बेस्ट एग्जांपल। फाटक भी का भी मटेरियल मेडिका बहुत अच्छा है। आपके पास दोनों अवेलेबल होने चाहिए। आपको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है बेसिक सी, इससे आपको मिल जाएगी और आपको केस करने में हेल्प आसानी होगी। यहाँ मैं एक छोटा सा केस प्रेजेंट करती हूँ ताकि मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूँ कि ये मैं जो अभी सारी स्टोरी मैंने सुनाई है इसके पीछे एक्चुअल में प्रैक्टिकली होता कैसा है। एक खातून आई और तकरीबन 35 को साल उनकी उम्र थी। उनको क्रॉनिक माइग्रेन था, काफ़ी सालों से था और कॉन्स्टिपेशन रह रहे थे, कुछ डाइजेशंस थे। अगर जनरल थर्मल्स उनके थर्मल्स की बात करूँ तो बहुत चिली थी, उनका सर बहुत स्वेटी था। इन शॉर्ट टर्म दैट वाज लिटिल लाइक अ कलकेरिया कार्प। तो मैंने कलकेरिया कार्प की उनको फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन में उनको डोज दी। उसके बाद उनका जो एनर्जी था लेवल था वो बहरहाल बेहतर हुआ। किसी हद तक कल के जो माइग्रेन था पार्शली कह सकते हैं आप उसको कि वो भी बेहतर हो गया, लेकिन कंप्लीट क्योर अभी खैर नहीं हुआ था। सेकंड प्रेस्क्रिप्शन जो तकरीबन मुझे इस एक में ये सिम्टम्स क्लियर करने में मुझे तकरीबन 2 माह लग गए। और 2 माह के बाद जो इनकी प्रेस्क्रिप्शन तैयार की गई उसके अंदर हम लोगों ने इनको लाइकोपोडियम दी। लाइकोपोडियम की वजह से इनका माइग्रेन ना सिर्फ मुकम्मल तौर पे क्योर हो गया बल्कि डाइजेशन का जो प्रॉब्लम था, जो कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रहे थे, ब्लोटेड एब्डोमेन था, बहुत ज़्यादा खाना वापस को आ रहा था, कब्ज़ शदीद तरीन थी या सवेर कब्ज़ में पेस्ट जा रहा था, वो सब भी ठीक होना शुरू हो गया। और काफ़ी हद तक हमने केस को नॉर्मलाइज किया। बाकी 5 to 10% बॉडी खुद भी अपने आप को एंड पे हील करना जानती है क्योंकि अब वाइटल फोर्स जो है वो बहरहाल अपने आप को इम्प्रूव कर चुकी होती है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स में मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बहस नहीं करूँगी, ना इस बारे में कोई बात करूँगी क्योंकि बहरहाल हमारे पास सबके कॉम्प्लीमेंट्री मौजूद हैं। जैसे सल्फर का कलकेरिया कार्ब है, कलकेरिया कार्ब का कॉम्प्लीमेंट लाइकोपोडियम है, बेलाडोना का कलकेरिया कार्ब है, इसी तरह आर्निका का बेलिस है। फॉस्फोरस के बाद आर्सेनिक एल्बम के बारे में ज़रूर सोचें। ब्रायोनिया के बाद हम एलुमिना का इस्तेमाल करवाते हैं। So this is all about the complementary remedy. Hope so you will like my lecture। और इसमें मैंने कोशिश की है कि जो स्टेप्स मैं समझ सकती हूँ या समझ पाई हूँ वो मैं आपको समझाऊँ, आपसे शेयर करूँ। क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी मैंने अपना शेयर किया है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी अपना शेयर किया है क्योंकि डाटा या थ्योरी तो बहरहाल हमें मिल जाती है लेकिन इसमें हमने काम कैसे करना है ये थोड़ा क्लिनिकल चीज़ें हैं, तो इसकी हमें क्लिनिकल डिस्कशन में जाना पड़ेगा। Thank you. This is all about my lecture. Jazakallah. If you like my lecture and if you like my video तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।